हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट और अपने एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम अपनी यूनिट नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं। लास्ट हमने कवर किया था यूनिट नंबर 9, जो कि मैंने आपको बोला था कि ये यूनिट और यूनिट नंबर 10 दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सो कहीं ना कहीं आज आपको बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे नजर आएंगे जो कि आपके प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड होंगे और कुछ पॉइंट आपके नए हैं। जो कि नया है मैं आपको बता देती हूँ। नया इसके अंदर तीन ही चीजें हैं। एक तो आपकी ऑडिट, जो सीएसआर ऑडिट क्या है और उसकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमेटी की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और हमारे पास जो पॉलिसीज बनाई जाती है किसकी वो कौन ज्यादा ध्यान रखेगा। क्योंकि हम क्वांटम पढ़ चुके हैं, कितनी अमाउंट में हमें सीएसआर के अंदर कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ठीक है, किसकी क्या क्या प्रोविजन होंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ नए पॉइंट है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्रीवियस लेक्चर से रिलेट करती है। सो इजी रहेगा ये चीजें समझना। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। दिस इज तनु टिप्टान, योर कॉमर्स एजुकेटर। क्या सबको ये क्लियर है कि हाँ जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? यस या नो? क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं बिजनेस एथिक्स को और हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और इसके ऊपर हमने डिटेल लेक्चर भी किया था जो कि था यूनिट नंबर 5। कंप्लीट डिस्कशन था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या। चलो फिर भी हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर तीन शब्द लिखे। कॉर्पोरेट दैट मीन्स आप वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस जो कि वहां पर जितने भी पर्सन इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हो रहे हैं। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारे के सारे पर्सन उस कॉमन गोल की तरफ काम करेंगे। ठीक है, और वो काम करने का मेन मोटिव क्या होता है कि भाई उनको अर्निंग करनी है, प्रॉफिट कमाना। अब यहाँ पर काफी सारी हमने इनोवेशन देखी थी कि भाई धीरे 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 करके चीजें क्या हो चुकी है, डेवलप हो गई है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जैसे कि हम आम आदमी जब भी हम कुछ कमाते हैं तो कहते हैं ना कि कुछ हिस्सा हमें डोनेट कर देना चाहिए। मंदिर में हम डोनेट करें, मस्जिद में डोनेट करें, कहीं पर भी जहां आपका मन करे आप वहां पर उनको लगाते हो ना अपने इनकम का कुछ हिस्सा। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि कॉर्पोरेट के ऊपर फोकस किया गया है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया है कि भाई तुम जो भी कमाओगे उसका कुछ हिस्सा तुम अपनी सोसाइटी की तरफ डालो, क्योंकि वहां उनका भी हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, उनको भी हमें मेंटेन करके रखना है। कहते हैं अच्छा जी, अगर नहीं किया तो इट्स ओके। पहले ये बोला जाता था कि इट्स ओके, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। पर धीरे धीरे करके हमने देखा कि कैसे 1850 से स्टार्ट हुआ था हमारा सिनारियो कि सीएसआर को पहले एज ए चैरिटी माना जाता था कि भाई डोनेशन करो, डोनेशन करो, डोनेशन करो। देन उसके बाद ये सोशल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से कंसीडर किया गया। देन उसके बाद ये क्या किया जाएगा, एक एज ए स्ट्रेटेजी की तरह यूज किया गया सीएसआर को। देन उसके बाद 2013 के बाद ये एक क्या बन गया है, कंपल्सरी कॉन्सेप्ट बन गया है सीएसआर। दैट मीन्स कि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई कंपनी अपना कमाएगी, उस कमाए हुए में से 2% क्या करने वाली है, सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करेगी। क्योंकि पहले के टाइम में जस्ट क्या किया जाता था, हम प्रॉफिट की ओर फोकस कर रहे थे, हमारी सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोटली इग्नोर थी। अब यहां पर बात आ जाती है, ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आता है, हमें ये नहीं पढ़ना क्योंकि ये हम बढ़ चुके। बस ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो जरूरी है कि आप हर क्वेश्चन के अंदर ये इंट्रोडक्शन में जरूर लिखें कि पहले जो कंपनी थी वो पहले फोकस करती थी केवल प्रॉफिट्स के ऊपर, और अब क्या किया जा रहा है, चीजों को एक्सपेंड कर दिया कि भाई आपको केवल और केवल अपने प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको प्रॉफिट के अलावा भी सोचना है। प्रॉफिट के अलावा जैसे कि मीन्स की सोसाइटी का, इन्वायरमेंट का, आपके आसपास जो पीपल्स हैं, कम्युनिटीज है, सोसाइटी है, उनके बारे में भी सोचना है। समझ में आया? अच्छा जी, इनके बारे में आपको पता है, ये हम बहुत टाइम से पढ़ते जा रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। अगर मैं सीएसआर का एग्जैक्ट मतलब बताऊं तो क्या हुआ, मीन्स दैट अ बिजनेस शुड थिंक बियॉन्ड द प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा भी सोचो भाई। एक्ट द रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द, कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल, किसकी तरफ रुझान करे। भाई तुम सोसाइटी को देखो, तुम इन्वायरमेंट को देखो, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे हैं पर्सन, एम्प्लॉय को देखो, तुम अपने कस्टमर को देखो जो तुम्हारे सामान को खरीद रहे हैं। सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को देखने हैं, गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन सब की तरफ देखना है। ओके ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो सीएसआर है इंडिया के अंदर धीरे धीरे करके आया था। पहले चीजें वॉलेंट्रियल थी, अब क्या हो चुकी है, मैंडेटरी हो गई है।
मैंडेटरी कब से हुई है? एक्ट जो आया था कंपनी एक्ट 2013 में, इसे एज ए कानून बना दिया गया, एज ए लॉ बना दिया गया कि भाई सीएसआर तो करना ही करना पड़ेगा, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 135, राइट? सो व्हाई द सीएसआर बिकम द मैंडेटरी? क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? सिंपल सी बात है, जैसे जैसे धीरे धीरे करके चीजें एक्सपैंड होती गई, लोग ज्यादा इनकम जनरेट करने लगे। अब सिंपल ये भी एक इनकम ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली यूज भी होना चाहिए, पहला रीजन। दूसरा, जो सरकार ने एजेंडा रखा हुआ है जो स्टैंडर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स रखे हुए हैं, वो जो गोल आपको याद हो तो हमने 17 गोल पढ़े थे, बट मैंने आपको बताया था 2025 में एक गोल में कुछ बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी है। वो एजेंडा आपको 2030 तक अचीव करना है, कहते हैं हाँ जी करना है। अब इतने सारे एजेंडे को, मतलब इतनी सारी जो आपने बना दिया है कि हाँ इसको दूर कर देंगे, इस पॉवर्टी को दूर कर देंगे, हम क्या करने वाले, रोजगार प्रोवाइड करेंगे, इतने सारे ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि सरकार अकेली कर सकती है? कहते नहीं, गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट बी सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, को सरकार अकेली तो नहीं कर सकती है। सरकार को भाई सबऑर्डिनेट्स चाहिए, मींस की जैसे मैं अक्सर जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपकी घर में फंक्शन होता है, शादी होती है, क्या उस शादी के अंदर हर काम को करने वाला एक ही व्यक्ति होता है? नहीं होता। क्या होते हैं, सारे के सारे मिलकर उस फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, देन उसके बाद हम ये कहेंगे कि हाँ अच्छा हुआ था भाई हमारा फंक्शन, यस या नो? इसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या कहती है कि अपने इतने सारे ऑब्जेक्टिव मैंने सेट कर दिए, मैं अकेली तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ उन्होंने हाथ मिलाया कि भाई प्रॉब्लम हमें पता है, पैसा तुम्हारे पास है, इस पैसे को यहाँ पर लगाओ, शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब ये सर एक क्वेश्चन आता है, वैसे मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि भाई इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर की क्या फायदा होगा, कि अगर वो पैसा सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर देंगे, सरकार की हेल्प कर देंगे। सबसे बढ़िया फायदा ये होगा कि भाई जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो आसपास के जो इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट आपके काम को बहुत बढ़ावा देगी, इवन इनोवेशन करने के लिए, आपको एक्सपेंड करने के लिए बहुत ज्यादा प्रमोट करेगी, आपको रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी चीज की रिस्ट्रिक्शंस फेस नहीं करनी पड़ेगी। कंपनी को बहुत सारे फायदे दिए, टैक्स के अंदर बेनिफिट दिया, अगर तुम इनमें पैसा लगाओगे तो तुम्हें टैक्स की छूट मिल जाएगी। मान लीजिए तुमने 3 करोड़ रुपए इसमें सोशल डेवलपमेंट में लगवाए हैं, तो आपके 3 करोड़ के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कुछ इस तरीके से आपको इनिशिएट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आपको कुछ फायदे दे दिए गए, दैट मीन्स कंपनी को फायदे दे दिए गए। ओके, सो जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करते हैं, जो क्योंकि हम इनको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं कि भाई जो सीएसआर है हमारी इंडिया के अंदर कंपल्सरी कब से हुआ, कि इससे पहले की सिचुएशन कैसी थी, कौन कौन से एक्ट आए थे, क्या याद है सबको? यस एवरीवन, यस एवरीवन, एक सेकंड, क्या सबको याद है ये जो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इंडिया के अंदर इवोल्यूशन आया था सीएसआर का? हमने एक स्टोरी के साथ समझा था इसको, यस। तो चलो इसको जस्ट गो थ्रू करना है, यही हमें पढ़ना है कि भाई 2013 से पहले के कानून क्या कहते थे। 2013 से पहले कंपनी के ऊपर कोई ऐसे कंपल्सरी नहीं था, सीएसआर के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, 2008 के अंदर, 2009 के अंदर बिल पास हुए थे, जहां पर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इट्स योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है, कोई ऐसे कंपल्सरी लॉ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा, इसके बाद स्टेज नंबर 2 में पहली बार सीएसआर के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ था 2009 के अंदर। एक कमेटी बनाई गई थी, पहली कमेटी बनाई गई थी, जो कि कमेटी थी स्टैंडिंग द कमेटी ऑन द फिनांस, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सीएसआर की एक्टिविटी, कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ब्रिटिश राज के दौरान जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी ना, जिसे हम कहते थे इंडस्ट्रियल फैमिली, ने क्या किया था, हेल्प की थी। और वो इंडस्ट्रियल फैमिली कौन सी थी? वो इंडस्ट्रियल फैमिली थी जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, गोदरेज हो गया। इन्होंने ब्रिटिश राज में भी इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूट किया था कि भाई हम इंडिया के लोगों के लिए हेल्प करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा उस टाइम 2009 के अंदर सजेस्ट किया कि अभी भी है ये कंपनी, तो 2009 में अभी भी है वो डिस्क्लोज करे कि भाई तुमने कैसे सीएसआर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने सीएसआर शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर्मली, दैट मींस एक प्रॉपर पैटर्न दिखाइए कि आपने कैसे कैसे अपना क्या है काम किया था, किस तरीके से शो किया था, किस तरीके से अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। ये पहली ऑफिशियल एंट्री थी जहां पर सीएसआर के रिगार्डिंग एक पॉलिसी आइडिया क्रिएट हुआ था माइंड में। देन उसके बाद नेशनल वॉलंटियर गाइडलाइंस आई थी, जहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स जो हैं
उन्होंने बताया कि भाई सीएसआर को 2 पॉइंट में बता दीजिए, या तो लोगों को बोल दीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनी है कि आप अप्लाई कर लीजिए, मींस की सीएसआर के अंदर कंट्रीब्यूट कीजिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया आपने क्यों नहीं किया। आप इतना सारा कमा रहे हैं तो या तो अप्लाई कर दो तो बढ़िया बात है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आपको प्लीज एक्सप्लेन तो जरूर करना पड़ेगा कि हाँ जी क्यों नहीं मैं कर पाई। यस एवरीवन, यस एवरीवन, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या हमने इसको भी पहले भी किया था? हाँ जी, फेजेस के अंदर किया था या नहीं किया था यहां पर कि भैया आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके जी, देन नेक्स्ट जाता है कंपनी के अंदर फिर अमेंडमेंट्स आए। अमेंडमेंट बिल 2011 में भी आया और 2021 में भी आया। पहले 11 का देखते हैं हम क्या कहते हैं। उन्होंने कहा अमेंडमेंट बिल में आया कि भाई हम एक क्लोज बनाएंगे, उस क्लोज में सारी की सारी जो प्रोविजंस होंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, पॉलिसी कैसे बनेगी, कितने मेंबर्स होने चाहिए, सारे कहां पर आप सीएसआर के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते, कितना पैसा कर सकते हैं, कितने खर्चे अलाउड है, इसकी सीएसआर के रिगार्डिंग डिटेल इंफॉर्मेशन क्लोज नंबर 135 दैट मींस सेक्शन नंबर 135 में दिया गया था। मींस कि अगर सीएसआर पढ़ना है तो बस सेक्शन नंबर 135 को पढ़ लीजिए। कहते हैं अच्छा, और इसको हमने लिंक कर दिया कंपनी एक्ट के साथ, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी उन्हीं से तो हमें सीएसआर में कंट्रीब्यूट करवाना है, तो उनके लिए वहां पर जोड़ दिया 135 कंपनी एक्ट के साथ जोड़ दिया। सो उस टाइम पे इंडिया क्या बनी थी, नंबर 1 कंपनी बनी, नंबर 1 कंट्री बनी थी जहां पर ये बोला गया था कि सीएसआर मैंडेटरी है। अब ये लाइन तो आपको याद होगी है ना। इफ इन सीएसआर बिकम द लॉ, कब सीएसआर लॉ में एज ए कनेक्ट हो गया था, एज ए सीएसआर एक लॉ बन गया था 1 अप्रैल 2014 को। सेक्शन 135 कंपनी एक्ट ने ये डिफाइन कर दिया था कि भाई जो सीएसआर है अब फाइनली एक हमारे लिए कानून बन गया है, और उसके रिगार्डिंग शेड्यूल 7 भी हमें पढ़ना पड़ेगा, जहां पर ये डिफाइन किया गया है कि आप किन किन एक्टिविटी में पैसा लगा सकते हैं। क्या आपको मैं एक्टिविटी दिखा दूं वो कौन कौन सी है? वैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि किन किन एक्टिविटीज के अंदर हम पैसा लगा सकते हैं। सीएसआर एक्टिविटी अंडर द शेड्यूल 7 क्या कहते हैं, कंपनी कैन स्पेंड ओनली दीज, इनके अंदर पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि आपने हंगर, पॉवर्टी, हेल्थ, सैनिटेशन के रिगार्डिंग आपने अगर अपना पैसा यहां पर लगाया है, इनको इंप्रूव करने के लिए लगाया तो अलाउड है। अगर आपने एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए लगाया तो अलाउड है। थर्ड आ जाता है जेंडर की जो इक्वेलिटी है, सोशल वेलफेयर के लिए आपने पैसा लगाया। इनके ना पॉइंट आपको गो थ्रू करने, बट ये याद रखने। ओके, देन फोर्थ आ जाता है आपके पास इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, नेशनल हेरिटेज के बारे में बात की जा रही है, सपोर्ट टू द आर्म फोर्स एंड द फैमिलीज के बारे में बात की जा रही है, जो होते हैं ना आर्मी के पर्सन होते हैं, ठीक है, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी फैमिली को सपोर्ट करना, या फिर किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोशन कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गवर्नमेंट की जो रिलीफ फंड्स होते हैं, प्रधानमंत्री जो नेशनल रिलीफ फंड्स हैं, ठीक है, काफी सारे रिलीफ फंड मैंने आपको बताया था सेक्शन 80G के अंदर, अगर आपने इनकम टैक्स हमसे पढ़ा हुआ है, इतना बस 2-3 याद कर लीजिए, इट्स ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर आप लगा रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट के अंदर प्रोजेक्ट है उसमें आप पैसा लगा रहे हैं, स्लम एरिया जो होते हैं उनको डेवलप करने के बारे में बात की जा रही है कि भाई स्लम से वो कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल एरिया पॉइंट में आ जाए, ठीक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट होती है। और नेक्स्ट जाता है लोकल एरिया प्रेफरेंस के बारे में बात की जा रही है। अगर आप यहां पर पैसा लगा रहे हैं, मींस की कंपनी को बोला जा रहा है, कंपनी के अंदर जो सेक्शन 135 आया है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, शेड्यूल 7 ये बताता है कि भाई तुम कहां पैसा लगा सकते हो, और साथ में ये भी बताया है कि भाई कहां पर पैसा अलाउड नहीं है। ये आपका 2021 में रूल आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं इन चीजों को गलत तरीके से यूज किया था। अब देखो, जब तक गलत नहीं करेंगे तब तक सरकार को पता नहीं चलेगा कि भाई इसका ये लूप होल है, और लूप होल के रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स कर दी, 2021 में रूल बना दिए। क्योंकि काफी सारे बिजनेसमैन ने क्या किया था, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं, मान लीजिए मेरी यहाँ पर कोई कंपनी है, मैंने क्या किया, मेरे जो एम्प्लॉइज है ना, मैंने उनके लिए रहने की जगह बनवा दी। अब मेरा पर्सनल मोटिव है कि भाई मेरा एम्प्लॉय मेरे काम पे टाइम पे आए, काम पे से टाइम पे जाए, मतलब कि मेरा काम डिस्टरबेंस में नहीं होना चाहिए। कभी आज ये कहे कि सर मैं लेट आ रहा हूँ, सर ये जैम में फंस गया हूँ, ऐसा कुछ है, XYZ कोई भी एक्सक्यूज नहीं फेस करना चाह रही थी कंपनी, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉय के लिए ही रेजिडेंस एरिया बना दिया और वहां पे उनको बढ़ा दिया। कहते हैं कि अगर आपका कोई नॉर्मल बिजनेस में आपने पैसा लगाया, अभी मेरा नॉर्मल बिजनेस था, कहते हैं अलाउड नहीं होगा, एक्सेप्शन आपको दी हुई है, गो थ्रू करना है, क्या नहीं होगी बस उसको रीड याद कर लेना। एक्टिविटी आउटसाइड द इंडिया,
मीन्स कि अगर आपने पैसा लगा दिया आउटसाइड द इंडिया, बाहर, मैं यहाँ पर इंडिया में हूं, मैंने क्या कर दिया, यूएसए में पैसा लगा दिया, यूएसए के एरिया में किसी भी स्लम एरिया को डेवलप करने के लिए ऊपर मैंने पैसा लगा दिया, सरकार कहेगी ऐसे अलाउड नहीं है, बाहर अलाउड नहीं है भाई, CSR में कंट्रीब्यूट करना है तो विद इन इंडिया करो, बस एक एरिया को छोड़ के बात की जा रही है। कौन सा याद है सबको, जो यूनिट नंबर 9 में भी किया था हमने, यस एवरीवन, स्पोर्ट्स कोटा। अगर कोई इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, वो बाहर जा रहा है ट्रेनिंग पर्पज के लिए, और उसकी ट्रेनिंग के लिए आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो अलाउड है, दैट्स इट, उसकी ट्रेनिंग के लिए, ओके। अगर आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट किया, वो भी अलाउड नहीं। कोई भी आपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एक्टिविटी की है और उसके ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है, अगर आप उसे CSR मान रहे हैं, वो कहते हैं नहीं ये CSR नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी मार्केट के बेनिफिट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो भी CSR में कंसीडर नहीं होगा। या फिर एक्टिविटी डन टू फुलफिल द लीगल ऑब्लिगेशंस, आपने आपकी कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी कानून को फॉलो किया, या फिर मैं कहूँ कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनवाने में बहुत बड़ा खर्चा कर दिया और आपने कह दिया कि हाँ जी ये CSR के अंदर मैं इसको कंसीडर करूंगा, कहते नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन अलग खर्चा है, CSR का खर्चा अलग होता है, ये इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया जाएगा। यस एवरीवन, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आ गया समझ में। अच्छा जी, अच्छा आ जाओ वापिस ऊपर आ जाओ। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि रूल्स बनाए गए, जो शेड्यूल 7 है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इंडिया के लिए जो CSR है वो कहीं ना कहीं एक बैकबोन बन गया, कि मतलब एक सहारा हो गया, जो कि एजेंडा रखा गया ना 2030 तक का, उसको कहीं ना कहीं आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। यस, अब यहाँ पर देखिए कैसे कैसे 2014 के बाद थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस आए, क्योंकि 2014 के अंदर 1 अप्रैल 2014 के अंदर CSR कंपल्सरी हो गया, भाई जो भी बड़ी कंपनी है उनको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ कमेटी बनी, कुछ नॉर्म्स बने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए, उनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें समझो क्या कहते हैं। 2014 के अंदर CSR का एक शेल बनाया गया, शेल दैट मीन्स एक ऐसा मतलब एरिया जहां पर ऐसा हम ये कह सकते हैं कि एक रूम टाइप में, जहां पर CSR के ऊपर डिस्कशन होगा कि भाई हम इसके अंदर कैसे हम काम करेंगे, ठीक है, कितना हम अमाउंट लगाने वाले हैं, किस तरीके से मॉनिटर करने वाले हैं, किस एरिया को हम सेलेक्ट करने वाले हैं, अगर कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। मींस कि जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, वो क्रिएट करती है एक सेल को, जो कि मैनेज करेगा सारे के सारे लोगों को, जितने भी अभी हमने डिस्कस करने हैं, अभी कुछ हमने कर लिए हैं, उन सबको वो देखेगा। मींस कि एक ये कह सकते हैं कि बड़ा हेड है, सभी की एक्टिविटी यही देखने वाला, दैट्स इट। देन उसके बाद फर्स्ट हाई लेवल कमेटी बनी थी, पहली हाई लेवल कमेटी बनी थी 2015 के अंदर, जिसके अंदर ये बात की गई थी, जिसके अंदर ये जो MNCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही सेटअप करती है इन सबको, ठीक है। उन्होंने कहा था कि स्टडी करेंगे हाउ द कंपनी आर इंप्लीमेंटिंग द CSR, कैसे कोई कंपनी CSR में पैसा लगाएगी, वो चैलेंजेस और जो गैप है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो उसको देखेगी कमेटी, ठीक है। वो रिकमेंड करेगी कि किन किन एरिया में हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किन किन एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। और इस कमेटी के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट है ना, सितंबर 2015 में सबमिट की गई थी, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम क्या हमें ये याद करना है। बच्चे ये जो लेक्चर है ना, मैं आपको बता देती हूँ, ये लेक्चर थोड़ा सा ये कह सकती हूँ मैं क्रैमिंग वाला लेक्चर है, ठीक है, क्रैमिंग वाला चैप्टर है। बट हाँ, इसको अगर आप 8th चैप्टर से देखते आ रहे होंगे ना, 8th 9th और 10th, ये आपस में थोड़ा सा रिलेट कर रही है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो 8th 9th 10th और हो सके तो मेरे को लग रहा है कि 11 भी चैप्टर आपका थोड़ा सा इससे रिलेट करते हैं। सो अगर इस सीरीज को आप देखते आ रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो इसको 2 बार लेक्चर को देख लेना। इट्स छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, ओके। क्योंकि चीजें सेक्शन है, अमाउंट है, ये परसेंटेज है, कौन कर रहा है, ये थोड़ा सा क्रैमिंग वाला एरिया, तो इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल CSR अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया, मींस कि जैसे कहते हैं ना कि जो अच्छा काम करता है, क्लास के अंदर हम अवार्ड देते हैं ना, जैसे हमारी क्लास में तो अक्सर ऐसा होता था कि जब हम स्कूल में थे कि महीने के अंदर ये देखते थे कि टीचर ने किसको ज्यादा स्टार दिए, जिसको ज्यादा स्टार दिए होते तो उसको चॉकलेट मिलती थी, टॉफी मिलती थी, या फिर कुछ छोटा सा गिफ्ट मिल जाता था, कि जिसे रीइंफोर्समेंट हो, दैट मीन्स हमारी एक मनोबल मोटिवेशन क्रिएट होती थी हमें, राइट। तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है, CSR का अवार्ड दिया जाता है कि भाई किस कंपनी ने बेटर परफॉर्म किया, राइट। तो यहाँ पे ये अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। नेशनल CSR डाटा पोर्टल, दैट मींस ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बात की जा रही है, ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में बात की जा रही है। क्यों, अब देखो जो भी आप काम कर रहे हो, कहते हैं
कहते हैं जो भी आप काम करेंगे वो सारा का सारा काम क्या होने वाला है, आप ऑनलाइन भी प्रेजेंट करेंगे। एनीवन, क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा कि मेरा जो काम है मैंने इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। कहते हैं अच्छा जी, अब आपने दिखा दिया। कहते मैं क्या, हाँ जी मैंने तो अपनी सारी रिपोर्ट अपलोड कर दी। अब उसको सरकार भी देख सकती है, मेरे कस्टमर भी देख सकते हैं, मेरे एम्प्लॉय भी देख सकते हैं, मेरे मैनेजर भी देख सकते हैं, मेरे कंपटीटर भी देख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? यस एवरीवन, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। यस, ट्रांसपेरेंसी होने के लिए जरूरी है कि आप चीजों को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करेंगे। एनीवन कैन चेक द सीएसआर एक्टिविटी एंड स्पेंडिंग। कंपनी अपलोड द सीएसआर रिपोर्ट, मैंने अपलोड की हुई है सीएसआर रिपोर्ट को। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, मींस कि जो मैंने अपना काम किया है वो सामने वाले को एज इट इज नजर आए, उसमें कुछ हेरा फेरी ना नजर आए। यस या नो? अच्छा, मॉनिटरिंग द कंप्लायंसेस का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग द कंप्लायंस, मॉनिटर करना दैट मींस मतलब नजर गड़ाए रखना। वो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कंप्लायंसेस दैट मींस कि आपके जो रूल्स रेगुलेशंस थे कि आपने क्या टाइमली सीएसआर में कंट्रीब्यूट कर दिया, अगर नहीं किया, जो अगर अमाउंट बचा हुआ, मैंने कहा कि 2%, कम से कम 2% तो आपको अपने प्रॉफिट का सीएसआर के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आपकी नेटवर्थ, नेट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेट टर्नओवर 1000 करोड़ और 500 करोड़, अगर इससे आपकी एक्सीड जाती है तो आपको 2% करना पड़े। अब मैंने कहा मैं इससे सीड भी जाती हूं, मैंने 2% किया भी नहीं, तो भाई मैं यहां पर मॉनिटर किया जाएगा कि भाई कौन कंपनी ऐसी है जो एक लिमिट को भी एक्सीड कर रही है, कमा भी बहुत अच्छा रही है और कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर रही। अच्छा, कर रही है तो उन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट की है? अच्छा, जितना इन्होंने बोला था क्या उतना इन्होंने स्पेंड किया है? जैसे मैंने बोला कि भाई मेरा तो 5 करोड़ रुपए बैठता है, 2% मेरा 5 करोड़ रुपए बैठता है। कहते हैं अच्छा जी, तो क्या 5 करोड़ रुपए ही स्पेंड किए हैं या फिर 6 करोड़ कर दिए या फिर आपने 4 करोड़ किए हैं? अगर किए हैं तो रीजन देना पड़ेगा। मींस की हर डिटेल के ऊपर मॉनिटरिंग होगी। डिस्क्लोज किया जाएगा बोर्ड मीटिंग के अंदर जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, अमाउंट स्पेंड और जितनी भी आपको अमाउंट रिक्वायर्ड थी वो उनको आप कंपेयर करने वाले हैं। अगर कंपनी को कहीं ना कहीं, अगर कहीं ना कहीं आप जो सीएसआर के रूल को तोड़ रहे हैं तो आपके ऊपर पनिशमेंट भी अप्लाई होगी। यस या नो? यस या नो? फिर आ जाता है एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी आ जाती है आपकी 2018 के अंदर। ये कब से कौन सा पढ़े थे? 2015 का पढ़े थे, जिसके अंदर ये कमेटी हुई थी ना, फर्स्ट हाई लेवल कमेटी हुई थी, यहां पर इन सब के बारे में बात की गई थी। फिर आ जाता है 2018 के अंदर, ये भी आपकी एमसीए ने ही आप फॉर्म की थी। यहाँ पे पता है कुछ नहीं है, एज इट इज पिछली बातें रिपीट होंगी। क्या कहता है? शेड्यूल 7 के ऊपर रिव्यू किया गया, कुछ एक एक्टिविटी एड ऑन कर दी है, ठीक है, और उन्होंने 2 सब कमेटी बनाई गई। एक तो लार्ज सब कमेटी बनाई गई, एक टेक्निकल सब कमेटी बनाई, सॉरी लार्ज नहीं कह रही, मेरे को लार्ज कंपनी आ रही है। लीगल सब कमेटी आपकी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई और आपकी टेक्निकल सब कमेटी इंट्रोड्यूस की। लीगल सब कमेटी का मतलब क्या होता है? जो लीगल फ्रेमवर्क को चेकआउट करेगी कि कोई कंपनी लीगली जो डॉक्यूमेंट, जो लीगली एक्ट्स दिए गए हैं, लेबर एक्ट दिया गया है, ठीक है, पेमेंट एक्ट दिया गया है, सैलरी जिसे हम वेजेस सैलरी जिसके अंदर बात की जाती है, रेम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है, वो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। टेक्निकल का मतलब आ जाता है कि जो रूल रेगुलेशंस गाइडेंस दी गई है क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट आपकी जुलाई 2018 के अंदर सबमिट की गई। कहते ठीक है। नेक्स्ट जाता है हाई लेवल कमेटी, आपकी फिर 2018 में एक बार हुई। जैसे कि स्कूल के अंदर कमेटी मीटिंग होती है एक पॉइंट के बाद, जैसे हमारे यहाँ पर तो क्या होती थी कि हर महीने क्या होती थी, पेरेंट्स मीटिंग होती थी, तो इनका एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी 2015 में हुई फर्स्ट हाई लेवल मीटिंग, देन उसके बाद 2018 में हुई थी, ठीक है, और इसकी रिपोर्ट आपकी 7 अगस्त 2019 को अंदर सबमिट की गई। अच्छा, मेजर अमेंडमेंट्स क्या हुई थी 2021 के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसके आगे आगे डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसके अंदर ना मेन पॉइंट ये वाला है, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर पैसा बच जाता है, अगर मैंने कहा कि भाई मेरा 5 करोड़ रुपए है, ठीक है, और मैंने केवल 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ भी मैंने क्या किए हैं, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मैं रीजन दूंगी। मैं ये देखूंगी कि मेरा प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, मेरा प्रोजेक्ट या फिर नॉर्मल प्रोसेस में है। अगर ऑन गोइंग है तो उसके कौन से परिणाम जो होंगे, कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो अलग होंगे, उनकी प्रोसीजर अलग होगी। अगर आपका विदाउट ऑन गोइंग है तो उनकी प्रोसीजर अलग होगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सीएसआर प्रोविजन। सीएसआर प्रोविजन किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होगी? रिवीजन क्लास, मुझे ऐसा लग रहा है अब ये रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी,
क्या सेक्शन 35 आपको क्लियर हो गया? केवल बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा, अगर इनमें से कोई भी एनी वन अगर आपने सेटिस्फाइड कर दिया है तो डेफिनेटली आपको आपके प्रॉफिट का 2% हिस्सा जरूरी होगा सीएसआर में मैंडेटरी कंट्रीब्यूट करना। इफ द वन कंडीशन, देखो क्या लिखा, इफ द वन कंडीशन इज फुलफिल्ड सीएसआर बिकम मैंडेटरी। सीएसआर क्या हो जाएगा? मैंडेटरी हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। यस एवरीवन, ओके। क्या होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द सीएसआर कमेटीज के ऊपर। कमेटीज के अंदर ना कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशंस लाए गए थे, संविधान लाए गए थे कि भाई किस तरह की कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि कमेटी में ना काफी सारे मेंबर्स होते हैं बच्चे। मैं आपको बताती हूँ, कमेटी के अंदर ना काफी सारे मेंबर्स होते हैं, और उन मेंबर्स में से कुछ क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कमेटी का जो रूल्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो अप्रूवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेन काम होता है अप्रूवल देना। इनमें से मान लीजिए इनको पास ना एक कंक्लूजन निकला कि भाई हम यहाँ पर, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मैं हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ये कंपनी क्या करने वाली है, कंट्रीब्यूट करने वाली है अपना पैसा, ठीक है। अब ये इसको जस्टिफाई करेगा कि भाई हेल्थ और क्या बोला था मैंने, हेल्थ और एजुकेशन, हाँ हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर मैं क्या करने जा रही हूँ, मेरी कंपनी यहाँ पर पैसा लगाएगी। ये जस्टिफाई करेगा कि हाँ जी इनका डिसीजन ठीक है, कहते हैं अच्छा ठीक है, क्या ये अप्रूव्ड है एज पर द शेड्यूल 7th, मींस की क्रॉस चेकिंग का काम करेगा। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है, ये साइन कर देगा, देन उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगी और आप उसका वो पैसा आप वहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कितने मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग के अंदर एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो एज पर देयर इज अ कंपनी के हिसाब से डिफाइन किया गया। कह रहे हैं कि अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, पहली कंपनी कैसी, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है बच्चे जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, अब जिनके शेयर्स क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं, उन्हें बोला जाता है, जिनकी डीलिंग पब्लिकली होती है, ओके। तो उन्हें बोला गया है कि कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं बट कम से कम 3 डायरेक्टर तो आपकी मीटिंग में होने चाहिए। और उनमें से एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। याद आया, हमने पहले किया हुआ है, यस ये वही पॉइंट है। ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं काम, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, मैं किसी कंपनी के अंदर एज ए चार्टेड अकाउंटेंट हूं, ठीक है। मैंने कहा कि मैं इस कंपनी के अंदर XYZ कोई भी कंपनी है, मैं इसके अंदर चार्टेड अकाउंटेंट हूं और ये मुझे क्या दे रही है, सैलरी दे रही है, मैं इसको क्या करके दे रही हूँ, काम करके दे रही हूँ। कहते हैं अच्छा, अब सिंपल सी बात है, मैं इसके ऊपर निर्भर हूं, ये मेरे ऊपर निर्भर है, मैं इसके काम करके दे रही हूँ, ये मेरे को सैलरी दे रही है। कहते हाँ जी बिल्कुल सही कहा। तो मींस की ऐसे पर्सन को ढूंढना है, ऐसे डायरेक्टर को ढूंढना है जो कि कंपनी से उसका कोई भी रिलेशन ना हो, उसे बोला जाता है इंडिपेंडेंट। क्यों, ऐसा क्यों बोला गया है, सिंपल सी बात है, मैं कंपनी के अंदर काम करनी तो ऑब्वियस है मैं कंपनी की तरफदारी करूंगी, चाहे वो गलत करे, क्योंकि मेरे ये एथिक्स में आता है कि कंपनी के अंदर जो रूल्स हैं, टर्म एंड कंडीशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं उसको फॉलो करूं। यस, बट जो फॉरेन जो बाहर का होगा बंदा, जिसे हम इंडिपेंडेंट कहेंगे, वो सही और गलत के बारे में बात की जाएगी। यस, तो इसलिए हर जगह एक इंडिपेंडेंट तो होगा ही होगा। तो अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है, 3 डायरेक्टर होंगे, टीम में से एक डायरेक्टर क्या होने वाला है, आपका इंडिपेंडेंट होगा। अनलिस्टेड कंपनीज है, उसमें भी 3 डायरेक्टर होंगे, एक आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। और उसकी क्वालिफिकेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ ये याद रखना कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर होंगे और 9 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नीडेड। इसमें यहाँ पर किसी भी तरीके की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अगर फॉरेन कंट्री है, सॉरी कंट्री कह रही हूँ, फॉरेन कंपनी है, क्या होगा वहां पर 2% एज अ डायरेक्टर होंगे, उसमें से एक इंडियन रेजिडेंट होगा, भारत का निवासी होगा, बाहर से रिलेशन होना चाहिए उसका, एक आपका फॉरेन चल सकता है एज अ नॉमिनी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, डायरेक्टर्स की जरूरत कब नहीं होगी, एक्सेप्शन ध्यान से सुनना, डायरेक्टर की जरूरत कब नहीं होगी उसके बारे में बात की जा रही है। कहते हैं डायरेक्टर की जरूरत हमें तब नहीं होगी अगर मेरी सीएसआर की स्पेंडिंग 50 लाख से कम है, या तो 50 लाख क्योंकि इक्वल का निशान भी लगा हुआ है, या फिर 50 लाख से कम है। अगर मैं स्पेंडिंग मेरी जो खर्चा पानी है सीएसआर के ऊपर जो मैं लगा रही हूँ 50 लाख से कम है, तो वहां पर कमेटी के अंदर नो नीड टू मेक द सीएसआर, ना तो कमेटी की बनाने की जरूरत है, वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकता है, सारे के सारे काम को हैंडल कर सकता है। समझ में आ गया? यस एवरीवन, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि सीएसआर की जो पॉलिसीज होती है,
ओके, ध्यान से सुनो। सीएसआर की जो पॉलिसीज का मतलब क्या है? ब्लूप्रिंट के बारे में बात की जा रही है, प्लान के बारे में बात की जा रही है, क्या आप करने जा रहे हैं। सीएसआर पॉलिसीज इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी दैट एक्सप्लेन हाउ इट विल प्लान, सेलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी। कि ठीक है, हमने हेल्थ एंड एजुकेशन में हमने कहा कि हमारी कंपनी पैसा लगाएगी। कहते हैं अच्छा ठीक है, तो उसके ऊपर प्लान बनाओ, उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कौन मॉनिटर करेगा। सीएसआर की हर एक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करती है। ठीक है, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक तरीके का रोड मैप है, एक ब्लूप्रिंट है कि भाई सीएसआर की रिलेटेड जितना भी हम काम करने वाले हैं, कंपनी जो करने वाली है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो अप्रोच है, डायरेक्शन है, कौन करता है? डायरेक्टर करता है। ओके, दिस पार्ट एक्सप्लेन द ओवरऑल विजन एंड द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। क्योंकि पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो विजन है और लॉन्ग टर्म जो डायरेक्शन है वो कैसी रहने वाली है, कि आप व्हाट सोशल एरिया को आप सिलेक्ट करने वाले, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, वीमेन एम्पावरमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, कैसे अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो व्हाई द कंपनी चूज दिस दोज एरिया, क्यों कंपनी ने ऐसे एरिया को चुना है, आपको कंप्लीट आपका विजन पता होना चाहिए। दिस सेक्शन शो देयर इज अ कमिटमेंट ऑफ द बोर्ड टुवर्ड द सोसाइटी। ये एक ऐसा सेक्शन है, ये एक ऐसा अप्रोच है जहां पर हम ये बताते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां पर रुझान ज्यादा कर रहा है अपने पैसे को यूज करने में। यस, गाइडलाइंस प्रिंसिपल क्या है ये गो थ्रू करना है। मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि सारा चैप्टर नहीं करना, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, बस इनको गो थ्रू इसलिए करना है क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये ना लगे कि बिल्कुल नया है। दूसरा दूसरा आपको हेल्प करेगा बाकी अदर पॉइंट्स को लिखने में, राइट। तो प्रिंसिपल क्या होंगे? जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड द स्टैंडर्ड्स दैट द कंपनी फॉलो व्हाइल यूजिंग द मैनेजिंग सीएसआर एक्टिविटी। ये वो प्रिंसिपल्स है जो कि हम सीएसआर एक्टिविटी को सेलेक्ट करते वक्त हमें ध्यान में रखने हैं कि हाउ द सीएसआर प्रोजेक्ट विल बी सेलेक्ट, कैसे सीएसआर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, हमें इस लिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। जो 10-12 पॉइंट दिए हुए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। कम्युनिटीज की क्या नीड है, ये तो नहीं है कि आप अपने हिसाब से कहीं पर भी डाल रहे हैं। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो कैसा है, ठीक है, क्या मैं जिनके ऊपर मैं काम करने जा रहा हूं वो रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या वो रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल है मैं कि वहां पर इंप्लीमेंट कर सकूं। कहते हैं अच्छा जी, हाउ द इम्प्लीमेंट विल हैपन, कैसे आप चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, मीन्स की जो आपने सोचा उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे उसके ऊपर मॉनिटरिंग किया जाएगा, यस या नो। तो ये प्रिंसिपल इंश्योर करेंगे कि भाई सीएसआर एक्टिविटीज वाकई में ही बढ़िया है, ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी एथिकली इफेक्टिवली लेकर आएंगे अगर आप हर एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आप डिजिटली अपनी रिपोर्ट को क्या करने वाले हैं, पब्लिश करोगे तो यस या नो। यस, एनुअल एक्शन प्लान के बारे में बात की जाए, दिस द कंपनी मस्ट प्रिपेयर द एनुअल एक्शन प्लान। एनुअल का मतलब क्या होता है? पूरे साल का। यस, 12 महीने होते हैं, 12 महीने के दौरान आप क्या क्या करने जा रहे हैं, दैट्स इट। द डिटेल ईयर वाइज प्लान लिस्टेड ऑल द सीएसआर एक्टिविटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ओके, कि आप अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, आने वाले 5 साल में क्या करेंगे, ये पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यू में। ये पूछा जाता है कि मेरे से भी पूछा गया था कि आप आने वाले 3 से 5 साल के अंदर क्या करना चाहेंगे। सो हर एक कंपनी से भी पूछा जाता है कि हाँ आप क्या करना चाहेंगे। यस यस एवरीवन, इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, सीएसआर एक्टिविटी मस्ट नॉट बी द सेम। किससे? आपकी ये जो ऊपर पढ़ी थी ना मैं, कि भाई सीएसआर एक्टिविटी हमारी इनसे रिलेट नहीं करनी चाहिए। ओके, चलो चलो जी पर चलो। वेबसाइट डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि पब्लिकली आपको रिपोर्ट जो है, आपकी जो पॉलिसी है ऑफिशियल साइट पर पब्लिश करनी पड़ेगी। पब्लिश इट्स सीएसआर पॉलिसी ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने भी आपको पहले बताया था, रीजन बस यही था कि इस रिपोर्ट को केवल आप नहीं देखेंगे, इस रिपोर्ट को आपके इन्वेस्टर देखेंगे जो कि आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा। इस रिपोर्ट को आपके कस्टमर देखेंगे, इस रिपोर्ट को आपकी गवर्नमेंट देखेगी, इस रिपोर्ट को काफी सारे लोग देखेंगे जो भी आपके लिए, जो जिसका आपकी कंपनी की तरफ रुझान है, इस वजह से। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, क्वांटम ऑफ द सीएसआर स्पेंडिंग एंड द ट्रांसफर टू द अनस्पेंड अमाउंट। जल्दी से इसको गो थ्रू कीजिए क्योंकि हमने पहले किया हुआ है और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमने यूनिट नंबर 9 में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और अभी मैं भी आपको बोलूंगी कि इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है।
कहते हैं हाउ मच द मस्ट अ कंपनी स्पेंड, कितना एक कंपनी को स्पेंड करना चाहिए। मैंडेटरी होता है, यस। अगर वो कंपनी पुरानी है तो क्या रूल होंगे, अगर कंपनी क्या है पुरानी है क्या रूल होंगे, अगर कंपनी नहीं है तो उसके क्या रूल होंगे। जो कि ये कहते हैं ना कि आपको 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट लास्ट 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का लेना है। इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर का मतलब क्या है, अब देखो 2025 लगा हुआ, फाइनेंशियल ईयर क्या है 25-26 है, ये इसको छोड़ के इसका प्रीवियस ईयर कौन सा है, इसका प्रीवियस ईयर मींस कि अभी हम क्या कौन से अकाउंट में खड़े हैं, अभी हम करंट में हैं, ठीक है। इसको मैं ये बोल सकती हूँ असेसमेंट ईयर है, जिसके अंदर हमने टैक्स को पे किया है। कहते हैं हाँ जी प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, इससे पिछला साल जो कि 24-25। कहते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग दिस वन, अगला एक और साल 2023-24 और आपका 22-23, लास्ट 3 ईयर 1 2 3 3 इमीडिएट, इमीडिएट दैट मींस इसके बाद का ही प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल प्रीवियस इनकम टैक्स में पता क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इसलिए मेरे जो जुबान पर बार बार यही आ रहा है। अच्छा, अगर कोई कंपनी पुरानी है तो भाई उसको ये देखना पड़ेगा कि आपकी नेट वर्थ जो मैंने आपको बताई थी, आपकी नेट टर्नओवर जो बताई थी, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ आपकी 500 करोड़ से, टर्नओवर 1000 करोड़ से, और आपका नेट प्रॉफिट आपका अगर 5 करोड़ से ज्यादा जा रहा है तो आपको जरूरी होगा कि आपको 2% कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर कहीं पर ये केस आ जाता है कि भाई अगर मेरी कंपनी नहीं है, मुझे 3 साल नहीं हुए हैं और वो इस लिमिट को क्रॉस करती है, तो सरकार ये कहती है कि भाई 2% अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट में काफी सारी चीजें क्या की गई है, एक्सक्लूड की गई है। मींस कि आपका जो ये कहते हैं ना नेट प्रॉफिट क्या होता है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड सारे के सारे अपने खर्चे दिखाते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दिखाते हैं, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। क्रेडिट साइड क्या दिखाते हैं, अपने सारे की सारी गेन एंड प्रॉफिट्स दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर कहते हैं कि आपको ऐसे कुछ एक लिमिट दी गई है कि भाई इन खर्चों को आप क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि आपका कैपिटल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ उसको ऐड नहीं करना, इनकम टैक्स को ऐड नहीं करना, ठीक है। प्रायर जो प्रीवियस जो पीरियड का पिछले साल का कोई लॉस है, नुकसान है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम्स है, ठीक है, उनको आप ऐड नहीं करेंगे। आपको प्रॉफिट कैसा लेना है, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, मींस की ऐसे जिसके ऊपर अभी टैक्स पे नहीं किया है, क्योंकि प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, आपको अगर याद हो, अगर हमने किस में किया था, 005 में किया था सेल्स, फिर हम क्या करते थे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते थे, कंट्रीब्यूशन आ जाता था, देन फिक्स कॉस्ट, देन उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता था, ठीक है। देन उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते थे, देन उसके बाद आ जाता था मेरे पास अर्निंग, हाँ अर्निंग लिखते थे, अर्निंग, अर्निंग बिफोर EBIT, हाँ अर्निंग BT लिखते थे। हमें ये लेना है, हमें ये लेना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, क्योंकि यहाँ पर यस हाँ यहाँ पर अभी टैक्स का अमाउंट हमने माइनस नहीं किया, ये वाला प्रॉफिट लेना है आपको, गॉट इट। अच्छा चलो, तो नेक्स्ट जाता है ट्रांसफर ऑफ द अनस्पेंड अमाउंट, और क्या करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ द अनस्पेंड अमाउंट, क्या आपको याद है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। देखो जितना ज्यादा हम टाइम लेंगे तो उतना आपके पहले एग्जाम बहुत नजदीक है, और मैं नहीं चाहती आपका टाइम वेस्ट करना है मुझे। सो प्लीज अगर आप बच्चे नहीं आपने देखा है तो मैं आपको बता भी देती हूँ कहाँ मिलेगा ये पॉइंट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे किया था यूनिट नंबर 9 के अंदर, जो पॉइंट नंबर हमारा CSR इम्प्लीकेशन के अंदर है ये, ठीक है, कि फॉर्म भरना है, देन उसके बाद अनस्पेंड अमाउंट का, ये अमेंडमेंट्स में है। सो प्लीज आपको वहां से देख लेना, क्योंकि बहुत कम से कम 8 से 9 मिनट यहाँ पे लग जाएगी, हम उसको सेव करते हैं, ठीक है। तो क्या रहने वाला है, अगर आपने एक्सेस स्पेंडिंग कर दी है या फिर आपका बच गया पैसा तो क्या कुछ होगा, टर्म एंड कंडीशंस ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ आपको बहुत बार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है इम्प्लीकेशंस एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द CSR एक्टिविटी। ओके, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है, अप्लाई करना, ठीक है। मॉनिटर करने का मतलब क्या है, नजर गड़ाए रखना कि जिसके लिए हमने पैसा लगाया था क्या उसी के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, कौन करेगा, हु कैन डू द CSR वर्क, कौन करेगा CSR का वर्क, या तो कंपनी खुद करे या कोई उसको हेल्प करे, और हेल्प करने वाले को जरूरी है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कैसे करवाना पड़ेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अफेयर्स है, कॉर्पोरेट जो अफेयर्स है, वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो CSR फॉर्म नंबर 1 में दिया है। यस, ये कह रहे कि अ कंपनी कैन डू द CSR, अपने आप भी कर सकती है या फिर अपनी एजेंसी के थ्रू भी करवा सकती है, और एजेंसी को जरूरी होगा भाई अपने आप को रजिस्टर करवाना, दैट्स इट।
अच्छा, जो एजेंसी है एलिजिबल इम्प्लीमेंटिंग द एजेंसी कौन कौन सी है, जो सेक्शन 8 में डिफाइन की गई है कि कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, वो क्या हो सकती है, एज अ सीएसआर के अंदर थ्रू काम कर सकती है। सेक्शन 8 के अंदर सोसाइटी या फिर ट्रस्ट जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, वो क्या हो सकती है, एज अ आपकी हेल्पिंग पॉइंट हो सकती है। या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू उसको क्रिएट किया गया, मीन्स कि ये वो अथॉरिटी है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन हो गया, ये वो अथॉरिटी है जिनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं कर सकता। मीन्स कि वो अथॉरिटी, आप उन अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, वो आपका हेल्पिंग पार्टनर बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, ठीक है। या फिर कोई सोसाइटी या फिर ट्रस्ट जिनके 3 साल का एक्सपीरियंस है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी सिमिलर एक्टिविटी के अंदर। अगर वो क्या कर रही है, हेल्थ एजुकेशन में काम कर रही है, तो जरूरी है 3 साल का एक्सपीरियंस उनके हेल्थ एजुकेशन का होना चाहिए, राइट। पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सीएसआर फॉर्म नंबर 1 ऑनलाइन होगा और उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा आपको सीए से या फिर सीएसए या फिर सीएमई से, ठीक है। फिर आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, जो कि हर एक का होता है, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है ना हमारा, तो सबका एक यूनिक होता है, ऐसे ही आपका सीएसआर के थ्रू आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। गॉट इट। अच्छा, मॉनिटरिंग का काम अगर बात की जाए तो, मॉनिटरिंग की अगर बारे में बात की जाए तो मॉनिटरिंग क्या होती है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है जो अभी से में किया था हमने स्टार्टिंग में, कि सीएसआर फंड आर यूज्ड ओनली फॉर द अप्रूव्ड पर्पस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करने वाला है, ये देखेगा कि भाई जिस पर्पस के लिए हमने पैसा लगाया था क्या उसी के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, सीएफओ और फिनांस हेड सर्टिफाइड होने चाहिए कि भाई करेक्ट यूटिलाइजेशन करें हम उस पैसे का, मींस कि जिसके मतलब मैं ये कहूंगी, मैंने 5 करोड़ रुपए बोला, मैंने कहा कि ठीक है, देखा मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन पे लगे हुए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रूव्ड तो है, बट उसके अंदर बढ़िया तरीके से रिसोर्सेज 5 करोड़ का बढ़िया तरीके से यूज भी होना चाहिए। आपका जो अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो कितना टाइम लेगा, कितनी उसके अंदर मॉडिफिकेशन हमारे प्रोजेक्ट में जरूरी है, तो ये मॉनिटर वाले का काम है, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कमेटी की एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। एग्जाम के अंदर आया हुआ बच्चे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपकी सीएसआर के जो ऑडिट है, ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी को आपको एज अ गो थ्रू करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी पहले भी आ चुकी हैं। तो करें, कमेटी क्या होती है पता लग गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भी पता लग गया। अच्छा, कमेटी को फिर भी एक बार एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं कि सीएसआर कमेटी इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर्म बाय द कंपनी टू प्लान एंड द सुपरवाइज द सीएसआर एक्टिविटी, कि एक ऐसी कमेटी जहां पर इन पॉलिसी सीएसआर के बनाने से लेकर इंप्लीमेंट तक के बारे में बात की जाती है। इनका मेन काम क्या होता है कि भाई सीएसआर की पॉलिसी बनाना है, दैट्स इट, और इनके लिए रिकमेंड करना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भाई देख लो सही है या नहीं है। यस, दैट मींस सीएसआर कमेटी प्रिपेयर द सीएसआर पॉलिसी बनाएगी, कि कंपनी ऑफिशियली प्लान बनाएगी कि भाई सीएसआर हम कहां लगाएं, हेल्थ में लगाए, एजुकेशन में लगाए, सेफ्टी में लगाए, इन्वायरमेंट में लगाए, या फिर हम अदर कोई भी जो भी लिस्ट दी गई है उनमें लगाए। तो ये और साथ ही साथ पॉलिसी बनाने के बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको रिकमेंड भी करेगी कि भाई तुम इसको अप्रूव कर दो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई दिक्कत है, आप इसको अप्रूव नहीं कर सकते, तो आप कैंसिल कर दीजिए, रीजन बता दीजिएगा, दैट्स इट। फिर सीएसआर जो कमेटीज है वो रिकमेंड करेगी सीएसआर एक्टिविटीज के ऊपर, प्रोजेक्ट जो आपके शेड्यूल दी गई है उनकी ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दे डिसाइड विच सीएसआर एक्टिविटी कंपनी शुड टेक अप, कंपनी कौन सी एक्टिविटी को वो ज्यादा प्रेफरेंस दे, और वो जरूरी है कि शेड्यूल जो 7th दिया हुआ उसको कंसीडर करे, ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से बना दे। ओके, एग्जांपल दियो, ये एज इट इज दिएगा, जैसे मिड डे मील का प्रोग्राम हो गया, ठीक है, कैंसर स्क्रीनिंग जो कैंप होते हैं, ठीक है, जो नदियां हैं, ठीक है, रिवर्स है, उनको क्लीन करने का प्रोजेक्ट भी आप एज उनमें पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, रिकमेंड द अमाउंट ऑफ द सीएसआर एक्सपेंडिचर, आप सीएसआर कमेटी ये बताएगी कि भाई इतना बजट इसका ऊपर होना चाहिए, कि हाउ मच द मनी मस्ट शुड बी स्पेंड ऑन द ईच सब्जेक्ट। मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है, मैंने कहा कि मैं 3 प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आउट ऑफ द 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ रुपए मेरे पास है और मेरे पास 3 प्रोजेक्ट है,
मैंने फिर यहाँ पे मैं अपने एक एस्टिमेशन है, कमेटी जस्ट एक एस्टिमेशन बताइए कि भाई 1 करोड़ मैं गवर्नमेंट स्कूल इंप्रूवमेंट करने के लिए लगाऊंगी, 50 लाख मैं हेल्थ केयर के लिए लगाऊंगी, 50 लाख मैं ट्री प्लांटेशन के लिए लगाऊंगी। तो ये बताएगी कि रिकमेंड करेगी कि कितना अमाउंट कहां पर एज अ मैं इन्वेस्ट करूं, राइट। अच्छा, ये साथ में एक कमेटी ये भी बताएगी कि भाई जो प्लान है कब स्टार्ट होने वाला है, इंप्लीमेंट होने वाला है, उसकी टाइमलाइन कितनी है, कितने दिन तक वो खत्म होगा, कितना फंड कितना यूटिलाइज हो गया, कितना रहता है, क्योंकि रहने का हमें ऊपर मैंने आपको बताया था कि वो जरूरी है उसका रिकॉर्ड देना। They decide how the project will run, when it will start and how the fund will be used, कैसे फंड को यूज किया जाएगा। ओके अच्छा, जैसे मैंने कहा स्टार्ट मेरा जून में हुआ, कंप्लीट मेरा अगस्त में हुआ, फंड को मैंने 50 लाख का यूज कर लिया। मैं मॉनिटर करूंगी कि हाँ जी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो गया है, नहीं हुआ, या फिर ऐसे ही बना बनाया है। रेगुलर चेक किया जाएगा कि हाँ जी सीएसआर जो प्रोजेक्ट है रनिंग हुआ है, नहीं हुआ है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी ध्यान रखूंगी, जो मेरा रिकॉर्ड है ऑन द पेपर हो, कोई भी ऐसे घपलेबाजी नहीं हो। किसी से मैंने सामान खरीदा तो मैं उससे रिसीट लूं, ठीक है, रिसीट लूं, फोटो लूं, बिल लूं, जैसे भी मैं उन सबको लूं, क्योंकि इन केस असेसमेंट बैठ जाती है, कोई मेरी काम को असेस करने लग जाए, ऑडिट करने लग जाए, चेक करने लग जाए कि भाई गलत तो नहीं करा, तो मेरे पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। कमेटी आंसर देगी, नॉट ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो जो पॉलिसी बनी है ना उसको अप्रूव करेगी। आया समझ में। अब मैंने कहा कि मान लीजिए कमेटी ने 5 मेरे को पॉलिसी दी, मेरे को लग रहा है कि हाँ जी ये 3 पॉलिसी ठीक है, तो मैं इनको तीनों को अप्रूव करूंगी, ना कि 5 को। ये इंश्योर करेगी जो एक्टिविटी आपने सेलेक्ट की है वो एक्चुअल में कैरीड आउट हो रही है, नहीं हो रही है, दैट मींस एक्चुअल में परफॉर्म हो रही है, नहीं हो रही है। एंश्योर द कंपनीज इज नॉट ओनली प्लान नहीं, एक्चुअल में करके दिखाओ भाई, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलग जगह पर जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज है वहां पे रिपोर्ट देनी पड़ती है। वो ये डिसाइड करेगी कि हाँ जी कम से कम 2% खर्चा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने ये बता तो दिया कि 2 करोड़ रुपए हम करेंगे, क्या ये 2 करोड़ मेरे 2% के बराबर है? अगर हाँ तो सही है, तो नहीं है तो बढ़ाएगा उस अमाउंट को। हमें रीजन देना पड़ेगा बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से कि अगर मेरा पैसा यूज नहीं हुआ तो। मैंने कहा कि भाई 2 करोड़ रुपए, मैंने बोला कि मैं 2 करोड़ रुपए यूज करूंगी, मैंने केवल 1,70,000 1.7 करोड़ क्या है स्पेंड किएगा, कि भाई बाकी ये 30 लाख कहाँ गए, कहाँ यूज करने हैं आपको, उसका पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। एंश्योर द ट्रांसफर ऑफ द अनस्पेंड अमाउंट एज पर द लॉ, कि जो बचा हुआ पैसा है वो जरूरी है आपके प्रोजेक्ट का नेचर देके, कि आपका प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है या फिर आपका प्रोजेक्ट सिंपल है। सिंपल है, अगर आपका प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है तो डेफिनेटली आपको 30 दिन के अंदर अंदर वो सीएसआर का जो अमाउंट है गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर करना होगा, ठीक है, और 3 साल के अंदर उसको यूज कर लेना है। और अगर आपका सिंपल है तो आपको 6 महीने के, वैसे मैंने आपको बता ही दिया वैसे ना, 6 महीने का है, सिंपल है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर आपको शेड्यूल 7 जो 7th है दिया गया है, अगर आपने वहां पे यूज नहीं किया तो वो आपको वहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। सीएसआर की जो रिपोर्ट्स होती है, जो इंफॉर्मेशन है कि भाई आपने किस तरह कितने मेंबर के साथ आपने मीटिंग की, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट यूज किया, किस टॉपिक के ऊपर आपने ज्यादा फोकस किया, कितना पैसा यूज किया, कितना नहीं किया, ना करने का रीजन है, वो सारी की सारी एक एनुअल रिपोर्ट बनाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसको पब्लिकली अनाउंस कर देगा। जरूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए। अच्छा, कोई फॉरेन कंपनी है जो कि आपकी सीएसआर रिपोर्ट के साथ अटैच है, मींस की फॉरेन कंपनी है और इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, और ऑपरेट करने के बाद अगर वो भी फॉरेन कंपनी भी अगर इंडिया की जो सीएसआर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो भी उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जरूरी है कि उसकी भी रिपोर्ट पब्लिश की जाए। अगर इन केस में सीएसआर की अमाउंट को मैं स्पेंड नहीं कर रही हूं, फेल टू बी द स्पेंड द सीएसआर अमाउंट, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, या तो कंपनी की गलती मिलेगी, पूरी पूरी कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा, और या फिर आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनकी गलती होगी। तो दोनों के लिए पेनल्टी फाइन की गई है। पेनल्टी क्या रखी गई कि कंपनी मस्ट पे, ये कंपनी के लिए पेनल्टी ऑन द कंपनी के लिए। ये कह रहे हैं कि कंपनी क्या करने वाली है, इनमें से जो भी अनस्पेंड अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 30 लाख रुपए, 30 लाख का 2 गुना क्या होगा, 60 लाख हो गया, ठीक है। अब 60 लाख या फिर 1 करोड़, इनमें से जो भी लोअर होगा, मैंने कहा भाई 60 लाख है, ये पेनल्टी कंपनी को पे करनी पड़ेगी, सरकार को, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल और कुछ है, 40 लाख रुपए मैंने कहा कि मेरी सीएसआर के अमाउंट को मैंने यूज नहीं किया, ठीक है,
उसका 2 गुना कितना हो गया 80 लाख। 80 लाख और 1 करोड़ कितना हो गया, इनमें से जो भी लोअर होगा 80 लाख एज अ कंपनी को पे करने पड़ेंगे पेनल्टी के रूप में। अगर कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी मैनेजर है, उसके लिए क्या पेनल्टी है, उसके लिए कहते हैं कि जितना भी अनस्पेंड अमाउंट है, जैसे मैंने बोला कि मेरे लिए एग्जाम्पल में 30 लाख है, तो कह रहे हैं कि उसका 10वां हिस्सा दैट मीन 3 लाख रुपए, 3 लाख या फिर 2 लाख, 2 लाख सरकार ने डिसाइड किए हुए, ये स्टैंडर्ड अमाउंट है, याद रखना। ये क्या है, आपकी स्टैंडर्ड अमाउंट है, ठीक है। अब इनमें से जो भी लोअर हो, कहते हैं 2 लाख, 2 लाख सरकार को देने पड़ेंगे। ओके, अच्छा, अदर साइलेंट फीचर्स क्या है, इसको गो थ्रू करना है, ये इतना डिटेल में नहीं करना क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें रिपीट होंगी। क्या रूल्स है, जो सेक्शन 8 मैंने आपको बताया कि कौन कौन एज ए मेंबर बन सकते हैं। अच्छा जी, इंप्लीमेंट असेसमेंट कौन करेगा, वो उनके लिए जरूरी है कि लार्ज कंपनी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट की कॉस्ट, अभी रुको, इसको ऑडिट में बताऊंगी ये वाली पॉइंट को, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, कितनी कॉस्टिंग कितना अमाउंट आपको एज ए कॉस्ट अलाउड है, 5%, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अदर जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो क्या है आपके पास, कि भाई एक्सपेंडिचर कांट बी एक्सीड 5% से ज्यादा नहीं होगा। नेट प्रॉफिट की डिटेल मैंने बता दी कि किसे एज ए नेट प्रॉफिट मानेंगे। अच्छा जी, फॉर्म नंबर भी बता दिया। एमएनसी के जो म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन जो अफेयर्स है ना, कुछ क्वेश्चंस पूछेगी क्लैरिफिकेशन के लिए, वो क्वेश्चन जनरल है, ये आप जस्ट गो थ्रू कर लेना। ओके, अच्छा, ये भी क्या आपको लग रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस लेक्चर के अंदर पुरानी भी है, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स की भी है, सो उसको डिटेल में नहीं करेंगे, बस मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। देखो, मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बता दिया कि कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी किसकी तरफ, सोसाइटी की तरफ, ठीक है। इसके लिए मैंडेटरी बना दिया गया सेक्शन 135, कंपनी एक्ट के साथ जोड़ दिया गया, 2% आपको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो एक ऐसी डिपार्टमेंट होता है जो कि रूल, प्रैक्टिसेस, प्रोसेस कंपनी क्या फॉलो करेगी, जो कि आपको ये रिप्रेजेंट करेगी कि अगर कोई कंपनी रूल और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चल रही है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी ट्रांसपेरेंट होगी, कहीं ना कहीं कंपनी अकाउंटेबल होगी, कि अगर कोई इससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इजिली वो आंसर दे पा रही है, ठीक है। ESG का मतलब आपको पता है, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, क्योंकि ये पॉइंट हम यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, किस तरीके से एज अ स्ट्रेटेजी टूल मानेंगे। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स इंपॉर्टेंट कि CSR ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का मतलब क्या होता है, इसको डिटेल में समझेंगे। मैंने कहा मेरे पास एक बुक ऑफ अकाउंट है, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक बुक ऑफ अकाउंट है, और उस बुक ऑफ अकाउंट के अंदर मैंने एंट्री की हुई है, मैंने कहा 5 लाख की मैंने सेल की हुई है, और मैंने बाइंग की हुई है, मतलब मैंने किसी से सामान खरीदा है, वो 4.5 लाख रुपए का, ठीक है। अच्छा जी, और मेरे क्रेडिटर्स हैं, मैंने वो दिखा दिए, मैंने बिल्डिंग खरीदी हुई और दिखा दी, मैं काफी सारी चीज दिखा रही हूँ, तो इसको क्रॉस चेक किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा, कि जो मैं बोल रही हूं कि वो वाकई में ही ठीक है। कहते अच्छा, इसे तो बोला जाता है बेटे ऑडिटिंग। कहते ठीक है जी। अब इस प्रोसेस को जो बंदा करने आएगा उसे बोला जाता है ऑडिटर। कहते हैं अच्छा जी, और जो प्रोसेस होगी उसे ऑडिटिंग बोला जाता है। समझ पा रहे हैं, ऑडिट का मतलब क्या है, कि एरर को फाइंड आउट करना, और कौन करेगा, ऑडिटर करेगा, इस प्रोसेस को ऑडिटिंग बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, सिस्टमैटिकली एग्जामिन एंड वेरीफाई द अकाउंट, रिकॉर्ड, एक्टिविटीज और प्रोसेस, कि चेक करने के लिए कि क्या सारा का सारा जो डाटा है वो करेक्ट है, ट्रांसपेरेंट है, वो रूल को फॉलो कर। मैंने कहा कि मेरा वाउचर क्या कर रहा है, 5 लाख का दिखा रहा है, बट आपने एंट्री किस में कर दी, आपने 8.5 लाख रुपए में कर दी, गलती है, 3.5 लाख रुपए का आप घपला कर बाजी करना चाह रहे हो, तो मैं क्रॉस चेक करूंगी। व्हाट इज द CSR ऑडिट का मतलब क्या है, कि मैंने कहा कि भाई मैंने 5.5 लाख का मैंने कंट्रीब्यूट किया है, सॉरी 8.5 लाख का मैं बता रही हूँ मैंने कंट्रीब्यूट किया है, बट एक्चुअल में तो बिल भाई 5 लाख का है, भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया, हाँ जी तुमने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे तो अलाउड ही नहीं होगा। तो क्रॉस चेकिंग करने के लिए उसे हम ऑडिट कहते हैं, राइट। यस एवरीवन, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा जी, कि ऑडिट, CSR ऑडिट का मतलब क्या हुआ, कि CSR एक्टिविटी को एक्चुअली ये देखना है कि डन हुई है नहीं हुई, या ऐसी हवा में दिखा रहा कि 8.5 लाख रुपए की हमारा खर्चा पानी हो गया। फिर हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई जो प्रोजेक्ट जो है फॉलो कर रहे हैं पॉलिसीज को, या किसी चीज को ब्रेक कर रहे हैं, तो CSR ऑडिट के अंदर ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड है, कि हम मॉनिटर करेंगे, चेकआउट करेंगे, रिपोर्ट दैट मीन्स जो आपके पास
प्रूफ है उस प्रूफ को आपके अकाउंट्स के एंट्रीज के साथ चेकआउट करेंगे, वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो हु नीड द कंडक्ट एज द सीएसआर ऑडिट, किसको जरूरत है? तो जो बड़ी कंपनी होगी, जो बड़ी बड़ी अमाउंट एज अ सीएसआर में कंट्रीब्यूट कर रही होगी, या ये दिखाया जा रहा है कि भाई सीएसआर के अंदर हमने इतना कंट्रीब्यूट कर दिया, इतना खर्चा पानी कर दिया, तो ये दो के लिए कंपलसरी हो जाएगा सीएसआर ऑडिट। कहते हैं कि अगर बड़ी कंपनी है और उन्होंने दिखाया कि उनकी ऑब्लिगेशन भाई 10 करोड़ रुपए से, या फिर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, पिछले 3 साल से हम 10 करोड़ से ज्यादा सीएसआर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कहते हैं अच्छा तो चलो ऑडिट करवाना जरूरी हो जाएगा तुम्हारे लिए। कहते हैं अच्छा, अगर मैं कह रही हूँ कि भाई मेरा खर्चा पानी मतलब कि मेरी जो कॉस्टिंग है, मेरी सीएसआर के अंदर जो इंप्लीमेंटेशन की जो लागत आ रही है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, कहते हैं अच्छा तो तुम्हें भी ऑडिट करवानी पड़ेगी। और ऑडिट कौन करेगा? इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी, आपकी ऑडिटिंग के साथ मतलब कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो कंपोनेंट में क्या आएगा, इसकी क्या क्या जरूरी है ऑडिट करने के लिए, सीएसआर ऑडिट करने, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, कहते हैं अच्छा रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी पड़ेगी, बोर्ड की जो रिपोर्ट है, जो सीएसआर की एनुअल रिपोर्ट है, फॉर्म की है, वेबसाइट के ऊपर जो नजर आ रहा है, लोगों को क्या थी, कितना पैसा स्पेंड किया, कितना, सबको क्रॉस चेकिंग किया जाएगा। फिर यूटिलाइजेशन अमाउंट चेक किया जाएगा कि हाँ जी किस तरीके से कंपनी ने इंश्योर किया कि हाँ मेरा फंड यूज हो चुका है, और केवल सीएसआर में ही हुआ है, क्या प्रूफ है वो दिखाना पड़ेगा। स्कोप एग्जाम के अंदर आए हुए हैं तो जल्दी से समझो इसको क्या ना क्या जा रहा है कि किन किन एरिया के अंदर जो ऑडिटर है वो क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकता है। स्कोप होता है किन किन एरिया में, हाउ मच द एरिया द ऑडिट विल बी कवर, कौन कौन सा एरिया ऑडिट क्या है कवर करेगा। तो सबसे पहले क्या बोला जाता है कि आपकी एग्जामिनेशन करनी है, एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, जहां पर आपकी, मान लीजिए मेरे पास जो वाउचर आया है, जो इनवॉइस आई है, जिसकी मदद से मैं क्या कर रही हूँ, एक अकाउंट तैयार कर रही हूँ, वहां पे मैं एंट्री डालती हूँ, भाई सेल मैंने इतना किया, परचेज मेरे पास इतना है, मेरे पास डेटर इतने हैं, क्रेडिटर इतने हैं, बैड डेट्स इतने हैं, इन सब की मैंने रिकॉर्ड कर दी। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ऑडिटर क्या करने वाला है, मींस की वो पर्सन क्या करने वाला है, मैं लेजर को चेकआउट करूंगी, जहां पर सारे एक नेचर की आइटम एक जगह होंगी, उसे बोला जाता है बच्चे लेजर। जर्नल होता है कि जहां पर आपकी सारी एंट्री एक महीने की, एक दिन की एक साथ होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेजर बनता है। कैश बुक होती है कि जो हमारे पास जो कैश से रिलेटेड आइटम्स होती है। सेल्स एंड परचेज रिकॉर्ड होता है, मतलब कितना हमने सेल किया, कितना हमने खरीदा बेचा है, सेल और परचेज दोनों की रिकॉर्ड को हम चेकआउट करेंगे। ट्रायल बैलेंस दैट मींस ये होता है जैसे कि कहीं ना कहीं ये हमारा बेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी चेकआउट करवाएंगे, जैसे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो ऑडिटर है, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बिजनेस के जो बैलेंस शीट है वो भी चेकआउट करेंगे। दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या दिखाता है कि भाई फर्म की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, राइट। फर्म की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको चेकआउट किया जाएगा कि भाई फर्म अच्छे से कमा रही है या नहीं कमा रही, या फिर जितना कमा रही है वो उतना ही शो कर रही है या नहीं कर रही। बैलेंस शीट क्या बताता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि भाई कंपनी इतने लंबे टाइम तक, या फिर जितना उसने गोल रख दिया, क्या उतने टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी, क्या उसकी इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि अपने जो उन्होंने लोन लिया हुआ है, जो उनका जो डिवेंचर्स है, उनको वो टाइमली पेमेंट कर पाएगी। अच्छा, उनको चेकआउट की जाएगी। इंटरनल कंट्रोल को भी वो चेकआउट करेंगे, मींस की जो इंटरनल जो ड्यूटीज है, जो जिसका काम दिया गया था, क्या वो वही कर रहे हैं। यस एवरीवन। अच्छा, से एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में बात की जाए, एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब होता है, एसेट्स वो आइटम्स होते हैं जो आपको फ्यूचर के लिए बेनिफिट देने जाने वाली है, ठीक है। लायबिलिटी दैट मींस आपकी ऑब्लिगेशन होती है कि भाई आपको पे करना है पैसा। आपको वेरीफाई किया जाएगा कि आप जानबूझकर अपनी लायबिलिटी ज्यादा तो नहीं दिखा रहे, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑब्लिगेशन दिखाएंगे उतना ज्यादा आपकी ये दिखाएगा कि भाई आपके ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर ज्यादा है कि आपको पेमेंट बहुत ज्यादा करनी है, तो चेकआउट करा जाएगा। आपको ये चेकआउट किया जाएगा कि आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, क्या कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, स्टैंडर्ड्स है, ये सभी को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा, अगर कोई भी एरर है या फ्रॉड है मिल जाता है तो बताना पड़ेगा। वो जो ऑडिटर है वो दिखाएगा कि भाई इन एरिया में मुझे एरर नजर आए, उसको मैं प्लीज दोबारा से क्रॉस चेक करने जाऊंगा, राइट। अच्छा, मैं रिव्यू करूंगा अकाउंटिंग की पॉलिसी क्या है, मींस की इस कंपनी में किस तरीके की पॉलिसी को यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूं, जैसे कि आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, डेप्रिसिएशन का मेथड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आपके पास डेप्रिसिएशन के काफी सारे मेथड्स होते हैं, आपके पास एसएलएम मेथड होते हैं, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, ठीक है, परचेज आता है, एन्युटी वाला होता है। अक्सर हमने बचपन से लेकर अभी तक यही पढ़ा है ना। इनको भी हम चेकआउट करेंगे कि भाई कंपनी ऐसे, क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा होता है कंपनी का, इसमें कम फायदा होता है, तो कंपनी जो ऑडिटर है ये चेकआउट करेगा कि क्यों ये बार बार ऐसे स्विच कर रहे हैं,
कभी एसएलएम, कभी रिटर्न डाउन, कभी एसएलएम, कभी रिटर्न डाउन। व्हाई? ओके। अच्छा, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है उनको एग्जामिन करेगा कि जो बिल दिया गया है, रिसिप्ट दिया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो एक्चुअल में आपकी डिटेल के साथ मैच आउट करता है नहीं करता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिपोर्टिंग क्या कहती है, क्या स्टेक होल्डर वाकई में सच कह रहे हैं या फिर वो कुछ छुपाना चाह रहे हैं, या फिर वो सारा का सारा कवर करवाया जाएगा पीरियड कवर्ड बाय द ऑडिट। दैट मीन्स कि आप कब कब तक आप मतलब पूरे साल के अंदर कब कब आप ऑडिट करवाते हैं, आप पूरे साल में एक बार ऑडिट करवाते हैं या फिर क्वार्टरली करवाते हैं या फिर हर महीने करवाते हैं, कब कब ऑडिट करवाते हैं, ये कंप्लीट चेकअप होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। ये आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है टीम के साथ कांटेक्ट करने के लिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट्स है MC01 से लेकर अब हम 24 तक पहुंच चुके हैं, इन सबकी प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको लिंक, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमने कवर कर लिए। यस अभी चलिए, तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 11। देन उसके बाद हमारे पास आई थिंक 11, 12, 13 एंड 14 केवल 4 चैप्टर रह गए हैं, जस्ट 4 चैप्टर। देन उसके बाद हमारा MCO 024 भी कंप्लीट हो जाएगा। Okay, so thank you for watching this video. Have a nice day and all the very best for your exam and good luck. बहुत आसान आएगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं।